शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है, जिस पर हम विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ साथ कुछ सामाजिक जानकारियां भी आपको देते हैं, जो कि आपके लिए जरूरी होती हैं, सभी के लिए जरूरी होती हैं। बात की जाए अगर आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सितंबर माह के पहले हफ्ते में हर हमेशा पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और ये पोषण सप्ताह क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे वजह है, और इसके अलावा इस बार की क्या थीम है और किस तरह से इस थीम को फुलफिल किया जाएगा, इस बारे में हमसे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर प्रीति बोरा, जो कि आहार और पोषण विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर प्रीति बोरा, आपका स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि हम पोषण सप्ताह मना रहे हैं, सितंबर के पहले हफ्ते में पोषण सप्ताह हर साल मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे की वजह रहती है? सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बात करते हैं पोषण सप्ताह की, तो हम हर वर्ष 1 से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं। देखा जाए तो 2018 से सितंबर माह को ही पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम एक्सक्लूसिवली 1 से 7 सितंबर के बीच पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। पोषण सप्ताह 1982 से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार के द्वारा पोषण सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया और यह सप्ताह तभी से मनाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य देश से कुपोषण को समाप्त करना और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल लोगों में अपनाने की प्रेरणा देना है। और थोड़ा इसमें कोशिश करी जाती है कि लोगों को एक अच्छे संतुलित आहार के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, खाद्य एवं पोषण के बारे में उचित जानकारी दी जाए, जिसको वो अपने डेली जो लाइफ होती है उसमें अपना सके, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो एक अच्छे नागरिक बन सके। और रिसेंटली हमने इसमें जो ये पोषण सप्ताह, पोषण माह हम मनाते हैं, इसमें हमने आयुष और योग को भी इन्वॉल्व किया है, जिससे कि एक हेल्दी माइंड और हेल्दी लाइफस्टाइल लोग अपना सकें, जो कि पोषण के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। तो ये पूरा जिस्ट है कि हम पोषण सप्ताह को मनाते हैं, क्योंकि इस दौरान हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे पोषण की तरफ झुकाव उनका हो और वो अपने जीवन में उसको अपनाएं। जैसे पोषण सप्ताह मनाने के दौरान में सरकार पोषण के सभी पहलुओं पर अक्सर ध्यान देती है और हर साल कुछ न कुछ एक थीम उसकी निर्धारित की जाती है, जिस पर कि खास तौर पर ध्यान दिया जाता है अन्य सभी के सापेक्ष। तो इस साल की जो पोषण सप्ताह की थीम है वो क्या है और इस पर किस तरह से काम किया जाना है? इस वर्ष जो पोषण सप्ताह की थीम है वो है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। दैट मीन्स कि बच्चे को, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होता है, उसका हम आहार पे शुरुआत से ही इतना ध्यान दें, इतना अच्छा उसका पोषण पे हम ध्यान दें कि आगे जाकर उसका स्वास्थ्य भी उत्तम हो, उसकी अच्छी सेहत हो, उसका जो बौद्धिक, जो उसकी डेवलपमेंट होता है, जो उसका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वो अच्छा हो और वो एक अच्छा नागरिक बन सके। तो हम मूलतः फोकस कर रहे हैं इस समय छोटे बच्चों के पोषण पर। इसमें छोटे बच्चे जो 6 माह तक के जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं, जो स्तनपान करते हैं, उन पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। और जो 6 माह के बाद हम उनका कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग फूड यानी कि पूरक पोषण पर बल देते हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। तो ये इस साल का थीम है। तो आपने थीम हमारे सामने क्लियर कर दी है, हमारे लिसनर्स के सामने क्लियर कर दी है कि क्या थीम है और किस तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए काम किया जाना है और कैसे उनको पोषण और आहार से जोड़ा जाना है। क्योंकि जैसे शुरुआत हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो पहले अपनी माँ के दूध पर ही निर्भर होते हैं, जो कि फिर धीरे धीरे उनको आहार से जोड़ा जाता है। तो पहली बात की जाए अगर स्तनपान की, तो स्तनपान क्यों जरूरी है और किस तरह से कराया जाना चाहिए, या फिर क्या इसके पीछे खास वजह रहती है? पहले जो 6 महीने होते हैं, जब शिशु पैदा होता है, उसके पहले जो 6 मंथ होते हैं, 6 महीने तक के शिशु को अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि शुरुआती और केवल स्तनपान, 6 माह तक के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही
पिलाना चाहिए। वो ये उस केस में नहीं होना चाहिए जहां पर माता असमर्थ हो स्तनपान कराने में, यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर जो जनरल हम बात करेंगे उस पे हम 6 महीने तक के शिशु को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के जो पोषण आवश्यकताएं हैं, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उनके अनुसार ही बना होता है। कोई भी अन्य प्रकार का दूध माँ के दूध का फुलफिलमेंट नहीं कर सकता। जो पोषण, जो स्वास्थ्य माँ का दूध बच्चे को दे सकता है, वो कोई भी अन्य प्रकार का फॉर्मूला मिल्क या जो किसी अन्य प्रकार का दूध होता है वो नहीं दे सकता है। इसके अलावा स्तनपान कराने के और भी कई सारे फायदे हैं। ऐसे बच्चे का विकास होता है, उसके सारे जो सेंसेस होते हैं, जो 5 हमारे सेंसेस होते हैं, देखना, सूंघना, सुनना, चखना, छूना, जो हमारे 5 जो सेंसेस होते हैं वो डेवलप होते हैं। और बच्चे और माँ के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग का भी इसमें डेवलपमेंट होता है। जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनका जो कनेक्शन होता है बच्चे के साथ वो अधिक मजबूत होता है। और कई सारे शोधों में ये पाया गया है कि जो स्तनपान करे हुए बच्चे होते हैं, उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो जो स्तनपान नहीं करे हुए बच्चे होते हैं उनसे अच्छा होता है। चूंकि सरकारी जो मैंडेट है वो है अर्ली एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का, तो कई सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे खाद्य एवं पोषण बोर्ड, महिला और बाल विकास विभाग, और कई सारे जो दूसरे संस्थान है जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, और जो गृह विज्ञान के विभाग हैं, जैसे हमारे जो विभाग है, हमारा काम है ये लोगों को जागरूक करना इस बारे में कि वह शिशु को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान ही कराएं। 6 महीने तक के शिशु को किसी भी अन्य प्रकार के आहार की या पानी की भी, इवन बहुत गर्मी वाले क्षेत्रों में भी बच्चे को ऊपरी तौर पे पानी देने की जरूरत नहीं होती है। माँ का दूध ही उसकी सब तरीके की, पानी की भी, खाने की भी आवश्यकताओं की उचित पूर्ति करता है। तो आपने यहाँ पर बता दिया कि 6 महीने तक के जो शिशु होते हैं उन्हें स्तनपान क्यों कराया जाना चाहिए और क्या क्या सावधानियां उसमें बरतनी चाहिए और किन बातों का उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चों को जोड़ा जाता है पूरक आहार के साथ, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है और क्यों इसकी जरूरत रहती है और किन बातों का इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे पहले जो एक बात मुझसे रह गई है वो मैं ये बताना चाहूंगी। स्तनपान में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का जो दूध होता है, शुरुआती दूध, वह गाढ़ा और पीले कलर का होता है, जिसको कई ग्रामीण क्षेत्रों में और कई सारे क्षेत्रों में इसको खराब दूध मानकर फेंक दिया जाता है। यह बहुत ही गलत धारणा है, बहुत बड़ा मिथ है ये। वह दूध तो स्पेशली बच्चे को पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें रोग निरोधक कई सारे ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को जो उसकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको विकसित करने में मदद करते हैं। इसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। जिन बच्चों ने कोलेस्ट्रम पिया होता है उनमें आगे चलकर बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। तो ये भी, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे पूरक आहार यानी वीनिंग फूड या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की। आपने देखा ही होगा, जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। पहले 6 महीने में ही शिशु का वजन दुगना हो जाता है और 1 साल तक बच्चे का जन्म का जो वजन होता है वह तिगुना हो जाता है और उसकी हाइट में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी पोषण आवश्यकताएं कितनी ज्यादा हैं इस समय। तो इसलिए 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी आहार खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे का शारीरिक विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है, पर माँ के दूध में उतना पोषण नहीं होता जो बच्चे की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और यह जरूरी भी है, क्योंकि आगे चलकर तो बच्चे को भोजन भी ग्रहण करना है, तो हमें सिखाना भी पड़ेगा उसको। और 6 महीने के बाद बच्चे का पाचन तंत्र भी अच्छी तरह विकसित हो जाता है, बच्चे के दांत आने लगते हैं तो वो चबा सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चे को ऊपरी आहार खिलाने की शुरुआत 6 महीने के बाद कर देनी चाहिए। कई तरह का आहार हम इसमें देते हैं बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग। जैसे छोटे बच्चे, जो बहुत छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसकी हम शुरुआत करेंगे तो उसको हम तरल पूरक आहार देते हैं। दैट मीन्स तरल मतलब पानी वाला, बहुत गाढ़ा आहार नहीं देते। हम शुरुआत करते हैं उसको दूसरे तरह के दूध से, जैसे गाय और भैंस का दूध यहाँ पे शुरू कर सकते हैं आप, और डिब्बा बंद जो तरल दूध होते हैं या फॉर्मूला मिल्क जो होते हैं वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हम फलों का रस देना शुरू कर सकते हैं, जूस देना शुरू कर सकते हैं, दाल का पानी देना शुरू कर सकते हैं और सब्जियों का छना हुआ सूप देना शुरू कर सकते हैं। पर हमें ध्यान ये रखना है कि एक तो इसमें हमें तरलता होनी चाहिए, पानी अच्छा खासा होना चाहिए, और दूसरा हमें बहुत कम से शुरुआत करनी है। बच्चे को एकदम से बहुत ज्यादा नहीं खिलाना है। बच्चे को शुरुआत करनी है 1 चम्मच से, 2 चम्मच से, फिर जैसे जैसे बच्चे की आदत बनती जाएगी, बच्चा खाने लगेगा, तो फिर हम उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो हम उसको अर्ध ठोस पूरक आहार देते हैं। दैट मीन्स सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में हम घुटी हुई दाल,
अब दाल के पानी की जगह आप दाल दे सकते हैं, पर उसको अच्छी तरह मसल कर देना चाहिए। सब्जियों को मसल कर दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, पतला दलिया दे सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम बेबी फूड की भी शुरुआत कर सकते हैं, जो बाजार में सेरेलैक और बहुत सारे ब्रांड के बेबी फूड आते हैं। अगर माँ खिलाना चाहे उनको तो यहाँ पर उसकी शुरुआत हम कर सकते हैं। इसके साथ भी वही बात है कि हमें बहुत कम से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाना है। फिर जैसे जैसे बच्चा 8 महीने 9 महीने का हो तब हम उसको ठोस आहार दे सकते हैं। ठोस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपने उसको एकदम ठोस आहार दे दिया कि बच्चा खा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि 8-9 महीने के बच्चे के दांत आ जाते हैं तो हम उसे जैसे खीरे का टुकड़ा दे सकते हैं, बिस्किट्स दे सकते हैं, और यहाँ पर हम उसे उबले हुए आलू दे सकते हैं, उबली हुई सब्जियां दे सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पर हम अंडा भी दे सकते हैं। बच्चे को अंडा खिलाने की शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं। और फलों की भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे सेब का टुकड़ा दे सकते हैं। बहुत छोटे टुकड़े नहीं देने हैं क्योंकि बच्चे के गले में फंसने का ध्यान है। और जब भी आप कोई ठोस चीज बच्चे को दें तो एक कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करें बच्चे की, बच्चे को देखते रहें बीच बीच में, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे उसको निगल सकता है और वो फंस सकता है बच्चे गले में, या बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर हम इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। तो बच्चे के लिए जैसे हम पूरक आहार अगर तैयार करते हैं घर पर तो किस तरह से तैयार किया जा सकता है, और कितने तरह के पूरक आहार घर पर उनके लिए तैयार किए जा सकते हैं, और किस तरह से उन्हें पोषण पूरा दिया जा सकता है? जी, जैसे मैंने बताया 3 तरह के तो होते ही हैं। फिर हम बात करेंगे बहुत ही प्रारंभिक आहार की। अब मैं थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करके बताना चाहूंगी। प्रारंभिक आहार जो बिल्कुल शुरुआती आहार होता है बच्चे का, वो घर पे ही जो हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध हो, जैसे गेहूं, सूजी, चावल, या अगर मोटा अनाज खाते हो रागी, बाजरा, मडुआ, इससे शुरू करना चाहिए। और इनको थोड़ा सा भून कर उसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा घी मिलाकर बच्चे को उसका दलिया सॉर्ट ऑफ दिया जा सकता है। और जो अच्छे से उबला हुआ पानी होता है, जो साफ सुथरा पानी होता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बच्चा एकदम से बाहर का खाना शुरू करता है तो उसका जो पाचन तंत्र है वो अभी तक सिर्फ माँ का दूध ही पचा रहा है, क्योंकि माँ का दूध तो एकदम प्योर है, उसमें कोई बाहरी गंदगी तो है नहीं। तो इसलिए अब जब हम उसे बाहर का खाना देते हैं तो साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के बीमार होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। शुरुआती आहार जैसे मैंने बताया उसको दलिये से और घर के ही बने हुए आहार से शुरुआत करनी चाहिए। और घर पर ही जो फल अवेलेबल हो या लोकली जो फूड अवेलेबल हो वो खिलाने चाहिए। इसमें केला, पपीता, ऐसे फल जो जिनको हम आसानी से मैश कर सकें। सख्त फूड इस टाइम नहीं खिलाने चाहिए, जैसे सेब, अमरूद, ऐसे नहीं खिलाने चाहिए। केला, पपीता इनको खिला सकते हैं। और यहाँ से हम थोड़ी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ पारंपरिक आहार भी हैं शिशुओं के, जैसे अनाज दाल को मिश्रित, सब्जियों को मिश्रित करके हम खिचड़ी दे सकते हैं उसको, और दलिया दे सकते हैं, सूजी की खीर दे सकते हैं, चावल की खीर दे सकते हैं। और साउथ इंडिया अगर आप जाएं तो इडली, ढोकला, उपमा, ये सब कुछ आहार है जो हम बच्चों को दे सकते हैं। ये मिश्रित आहार भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं होता, इसमें अनाज भी हैं, इसमें दालें भी हैं, इसमें सब्जियां, और थोड़ा बहुत अगर आप स्पाइसेस का यूज कर सकते हैं तो वो भी हैं। और इसमें आपको घी या तेल जरूर मिलाना है, क्योंकि बच्चे को एनर्जी देना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी सारे पोषक तत्वों को देना। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं या थोड़ा सा तेल ऐड कर देते हैं तो वो उसकी एनर्जी वैल्यू को बढ़ा देता है, यानी कि ऊर्जा मूल्य को बढ़ा देता है। क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है और बच्चा एकदम चलना इस टाइम शुरू करता है तो बच्चे की काफी एनर्जी वेस्ट होती है। तो अगर आप उस खाने में थोड़ा सा तेल, घी या चीनी भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं, तो उससे बच्चे का खाने का ऊर्जा कंटेंट बढ़ जाता है और बच्चे को उसके खेलने के लिए या बाकी कामों के लिए एनर्जी मिल जाती है। फिर है अशोधित पारिवारिक आहार। अशोधित पारिवारिक आहार वो होता है जो जिसमें हम कुछ विशेष नहीं बनाते बच्चे के लिए, घर के ही खाने में हम थोड़ा सा चेंज करके, जैसे आपने देखा होगा दाल उबालेंगे और उसमें मसाले नहीं डालेंगे, थोड़ी सी दाल बच्चे के लिए निकाल देते हैं और फिर वो बाकी घर के लिए बना देते हैं, उसको हम अशोधित पारिवारिक आहार कहते हैं। पर इसमें भी हमें ध्यान देना है, जैसे आपने दाल निकाली तो उसको फिर चावल में आपको मैश करना है, फिर उसमें आपने थोड़ा सा घी ऐड करना है, जिससे कि बच्चे का खाने का ऊर्जा मूल्य बढ़ जाए। और अगर आप मीठा खिलाना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ी चीनी या गुड़ का पानी या साबुत गुड़, अगर साफ सुथरा गुड़ है उसको भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ ऐड करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गुड़ की जो बनने की प्रोसेस होती है उसमें आयरन और कई सारे और मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं। तो गुड़ अगर आप ऐड करते हैं तो उसको और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाएंगे। और अगर आप स्पेशल कुछ नहीं बना सकते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे जो रोटी होती है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको दूध में भिगा सकते हैं और फिर उसमें ही उसको मैश कर सकते हैं, तो वो पतला घोल टाइप का बन जाएगा। और अगर बच्चा वो बहुत गाढ़ा घोल नहीं खा सकता तो आप उसमें थोड़ा सा उबला पानी मिलाकर उसको छान कर भी बच्चे को पिला सकते हैं। तो ये
अशोधित पारिवारिक आहार कहलाता है। फिर होते हैं तत्काल आहार, यानी कि इंस्टेंट फूड। आपने देखा होंगे बाजार में बहुत सारे इंस्टेंट फूड मिलते हैं, जिसको बस निकाला, पानी में मिलाया और खिला दिया। पर आप इसे घर में ही बना सकते हैं। घर में ऐसे बना सकते हैं, जो सीरियल होते हैं जैसे गेहूं का आटा और जो मडुआ होता है हमारे घर में, पहाड़ की बात करें तो उसको हम भून लें, मूंगफली को भून के पीस लें और सफेद तिल होता है ना, उसको भून के पीस लें। इन तीनों को भून के पीस के ठंडा करके अलग अलग एयर टाइट डिब्बों में रख दें। फिर जब भी आपको बच्चे को खिलाना हो तो एक एक चम्मच निकालकर उसको अच्छे से गर्म पानी में, गर्म साफ सुथरा उबला हुआ छना हुआ पानी में लेकर घोलकर बच्चे को पिला सकते हैं। ये उस समय के लिए जरूरी होता है जब आप जल्दी में हो और आपको कुछ बनाने का समय ना हो, तो आप ये ग्रुअल बना सकते हैं बच्चे के लिए, दलिया टाइप का। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है और इसमें एनर्जी भी अच्छी होती है और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसमें भी आपको ये करना है, थोड़ा सा घी या तेल ऐड करना है, और अगर आपको मीठा खिलाना है तो थोड़ी सी चीनी या गुड़ ऐड करना है। फिर बात करेंगे बच्चे के जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। इमरजेंसी कंडीशंस मतलब जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जो शिविर लगते हैं, आपातकालीन शिविर, जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया या कोई और प्राकृतिक आपदा आ गई, वहां पर बच्चे के आहार में क्या ध्यान देना चाहिए। वहां पर पहले तो ऐसी माताओं को जो जिनके बच्चे हों या ऐसी माताएं जो गर्भवती हों, उनको विशेष तौर पे बहुत साफ सुथरी जगह पे रखना चाहिए। उनके जो खाने पीने का ध्यान है वो अलग से देना चाहिए। उनको अधिक आहार भी दिया जाना चाहिए। और देखा जाए तो अगर वो ब्रेस्ट फीड करने वाली महिलाएं हैं तो वहां पे भी ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें जब खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये सब चीजें बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे का पोषण, और कई बच्चे यहाँ पर कुपोषित होना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ब्रेस्ट फीडिंग को वहां पर प्रमोट करना है और माताओं को स्पेशल आहार पे ध्यान देना है। और तीसरी बात हाइजीन पे, क्योंकि अगर हाइजीन या साफ सुथरा पानी नहीं होगा तो यहाँ पे बीमारियां पकड़ेंगी, और जहां पे बच्चे बीमार होना शुरू होते हैं वहां से कुपोषित होना भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो बीमार बच्चा होता है वो आहार सही से नहीं लेता और उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो गिरने लगता है। फिर एक चीज और मैं बताऊंगी, बीमार बच्चे को हम क्या आहार दे सकते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि छोटे बच्चों को दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, या बुखार आता है, या फ्लू हो जाता है, या सांस लेने संबंधी समस्या होती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा सही, अगर बच्चे को डायरिया है या दस्त है तो ये तो सबको पता है कि ORS का घोल देना बहुत जरूरी है। फिर जहां पर बच्चे की स्थिति थोड़ी सी सुधरे, बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा खाना शुरू करना चाहिए और बच्चे की पसंद का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। बच्चे को वो खाना देना अवॉइड करें जो बच्चे को बिल्कुल नहीं पसंद। शुरुआत करें बच्चे की पसंद के खाने से, और बहुत थोड़ा थोड़ा, और बहुत जल्दी जल्दी, मतलब अगर आपने एक एक चम्मच भी खिलाया है तो आप उसे जल्दी जल्दी अंतराल पे खिलाएं, जिससे कि बच्चे का जो पोषण है वो बना रहे। तो यहाँ पे आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स को ध्यान में रखना है। और अगर बच्चे को डायरिया है या सांस लेने संबंधी समस्या है तो विटामिन ए जो है बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ए वैसे तो आहार से दिया जा सकता है, पीले और जो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उनसे, और गाय के दूध से, या दूध से नॉर्मली भी दिया जा सकता है। पर अगर बहुत ज्यादा कमी है, डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ज्यादा कमी है, तो हम इसका सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। विटामिन ए के सप्लीमेंट या ओरल जो वो होती हैं दवा, वो भी, या फिर इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, तो वहां पे ये जरूरी है। तो पूरक आहार जैसे बच्चों को हम देते हैं तो इनमें क्या कुछ खास सावधानियां होती हैं या फिर कुछ खास बातें हैं जो ध्यान देने योग्य होती हैं? जैसे सभी जो अभी तक मैंने बताया उसी को मैं थोड़ा सा और समराइज करूंगी कि क्या क्या बातों को हम ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो वही जो मैंने बताया कि शुरुआत बहुत तरल पदार्थों से करनी चाहिए और बहुत थोड़े अमाउंट से करनी चाहिए। जब बच्चा उसको आसानी से पचाने लगे तो धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए और तरलता को भी कम करना चाहिए। जैसे पतला दलिया अगर खिला रहे हैं तो उसको गाढ़ा करना चाहिए, क्योंकि जो पतली जो जैसे दलिया या पतली खिचड़ी या बहुत पतले सूप जो होंगे उससे इतनी एनर्जी या इतने पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जितने गाढ़े फूड से मिलेंगे, तो वो हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, प्रतिदिन एक प्रकार का आहार ही नहीं देना चाहिए, बच्चे को बदल बदल कर दें। जैसे हमें एक तरह का आहार पसंद नहीं होता, ऐसे ही बच्चे के साथ भी है, तो बच्चे को बदल बदल कर आहार देना चाहिए और नमकीन और मीठा दोनों देना चाहिए। पसंद अलग बात है, कई बच्चों को नमकीन ही पसंद होता है, कई बच्चों को मीठा ही पसंद होता है, पर हमें आहार में दोनों तरह का आहार देना चाहिए। सही आहार संरचना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत छोटे बच्चे को बहुत सख्त आहार नहीं देना चाहिए जिससे कि उसको निगलने में परेशानी हो, तो तरलता से लेकर सघनता की ओर हमें जाना है। जब भी नए आहार की शुरुआत करें,
तो बच्चा जब भूखा हो तभी खिलाएं। अगर बच्चा भूखा नहीं है तो बच्चे को नए आहार की शुरुआत ना करें, क्योंकि बच्चा बिल्कुल नहीं खाएगा उसको। और नए आहार की शुरुआत बहुत कम से करें। भूख होने पर बच्चा अगर नया आहार हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उसको खा भी लेगा और आपको उसकी पसंद नापसंद का पता भी चल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आहार में सब तरह के खाद्य पदार्थों को मिलाएं। सिर्फ अनाज ही नहीं दें, अनाज के साथ दाल भी दें, दालों के साथ फिर फल सब्जियां ये भी मिलाएं, दूध भी मिलाएं, और जैसे मैंने बताया आपको घी या तेल या फिर चीनी ये भी मिलाना जरूरी है। कई बार देखा जाता है कुछ नया आहार हम शुरू करते हैं तो बच्चा उसको पचा नहीं पाता, तो आप उस आहार को थोड़े दिन के लिए ना दें, क्योंकि फिर बच्चा उसके लिए परमानेंटली मना कर देगा आपको कि मुझे नहीं खाना। थोड़े दिन बाद फिर से खिलाएं भूखा होने पर, तो हो सकता है बच्चा उसको दोबारा से खा ले। ठीक है। और बच्चे को बासी भोजन कभी भी नहीं देना चाहिए, हमेशा बच्चे के लिए फ्रेश भोजन बनाना चाहिए। और वातावरण भी बहुत जरूरी है, आराम से बच्चे को शांति से बिठाकर खिलाना चाहिए। और जब बच्चा 1.5-2 साल का हो जाए बच्चे को अलग से खाने के लिए देना चाहिए, अपनी प्लेट से नहीं खिलाना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चा एक तो परिवार में बैठकर खाना सीखता है और खुद से खाना सीखता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर थोड़ा और बड़ा होता है बच्चे को हमेशा किसी न किसी के थ्रू ही खाना पसंद होता है। तो बच्चा अगर अपने से खाना नहीं सीखेगा तो बच्चा हमेशा भूखा रह जाएगा। तो इसलिए 2 साल के बच्चे को हम अलग से प्लेट देनी चाहिए। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसे बीच बीच में खिला सकते हैं, पर उसे एनकरेज करना चाहिए कि वो खुद से खाए। और आहार में सिर्फ सॉलिड फूड ही नहीं, तरल पदार्थ भी देने चाहिए। पानी भी बहुत जरूरी है, बच्चे को बताना चाहिए कि आपने पानी भी समय समय के अंतराल पर पीना है। और बच्चे को साफ सफाई के बारे में भी आपने प्रमोट करना है। बच्चे को ये बताना चाहिए कि खाना खाने से पहले आपने हाथ धोने हैं, खाने की प्लेट आपने वापस धोने की जगह पे रखनी है। ये कुछ कुछ आदतें हैं जो बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है। और आजकल तो आप जानते हैं कोविड की वजह से साफ सफाई की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। फिर बच्चे के आहार के लिए कोई विशेष आहार खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के ही आहारों से, जो घर के ही खाद्यान्न है, उनसे बच्चे के लिए स्पेशल फूड या वीनिंग फूड बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप घर के ही आहारों का समावेश करें। बाजार के बने हुए खाद्य आप शौकिया खिला सकते हैं, मैं उनके लिए मतलब ये नहीं है कि नहीं कहूंगी, पर ये एक तरह से आप पे अतिरिक्त फाइनेंशियल बोझ बनेगा, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं जो बाजार के बेबी फूड्स या बाजार के वीनिंग फूड्स होते हैं। तो घर पे ही बनाएं, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो डॉक्टर प्रीति बोरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी जानकारी साझा करने के लिए कि बच्चों को किस तरह से पूरक आहार और पोषण से जोड़ना है। अगर इस बातचीत के अलावा कोई और खास बात अगर आप इस बातचीत में जोड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। जी, थोड़ा पोषण अभियान है उसके बारे में बताना चाहूंगी। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। न्यूट्रिशन और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके लिए लोगों को आकर्षित करने का, खास तौर पर जो महिलाएं और किशोरियां हैं और बच्चे हैं, उनके लिए पोषण का इम्पोर्टेंस लोगों को बताने का और उनको बताने का कि एक सही न्यूट्रिशन, सही स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। और इसमें सिर्फ आहार और पोषण की न्यूट्रिशन एजुकेशन ही नहीं, कई सारे और चीज भी हैं जो इस अभियान के तहत चलाई जाती हैं। जैसे कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग हैं जो आहार एवं पोषण को जानते हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि हम जन जन तक इस बात को पहुंचाएं कि आहार एवं पोषण की सही जो आदतें हैं वो क्या हैं, कौन कौन से खाद्य लेकर आप कौन कौन से बीमारियों से बच सकते हैं और कौन से खाद्य हैं जो किस किस पोषक तत्वों में अधिक समृद्ध हैं। फिर है आम नागरिकों को फ्रेश और जो लोकली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उनके लिए जागरूक करने की, कि उनके जो आसपास मौजूद फल, सब्जियां, खाद्यान्न है वो भी उतने ही न्यूट्रिशनली एडिक्वेट हैं, वो भी उतने ही पोषक हैं जितने हम बाहर से खरीद के खा रहे हैं। तो अपने जो आसपास के लोकल फूड्स हैं उनको आप नेग्लेक्ट ना करें, उनका भी पोषक मूल्य अच्छा है। जैसे पहाड़ के जो फल हैं, पहाड़ के जो खाद्यान्न है, मडुआ, मादिरा, मैं इनकी बात करूंगी। और जो पहाड़ के फल हैं, जैसे जो लोकल फूड्स हैं आपके पुलम, खुमानी और नाशपाती, और भी जो लोकली अवेलेबल आपके फ्रूट्स हैं वो बहुत न्यूट्रिशियस हैं, तो उनको भी आप अच्छे से कंज्यूम करें, वो भी आपके पोषण स्तर को अच्छा करने में मदद कर सकते हैं। और फिर है न्यूट्रिशन गार्डन या पोषण वाटिका। इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने काफी जो अवेयरनेस प्रोग्राम करा है कि अपने आसपास अगर आपके घर पर जगह है, थोड़ी सी भी जगह है, तो वहां पर खाद्यान्न या खाने के संबंधी आप फल या फिर सब्जियां
थोड़ी मात्रा में ही सही उगाने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी आपके जो फैमिली के न्यूट्रिशन को अच्छा बनाने में मदद कर सकता है। ये बात वहाँ पर ज़्यादा लागू होती है जहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत डेफिशिएंसी है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो लोग बहुत कम कंज्यूम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन सब बातों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। और फिर है योग को थोड़ा बहुत आत्मसात अपने जीवन में करें, क्योंकि अगर आपने दिन भर में 5-10 मिनट का भी अगर योग अपने शरीर के लिए किया है तो वो आपको एक होलिस्टिक जो लाइफस्टाइल है, होलिस्टिक जो हेल्थ है उसको अचीव करने में मदद करेगा, क्योंकि उचित पोषण के साथ उचित शारीरिक जो एक्टिविटी है वो भी बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, ये थी डॉक्टर प्रीति बोरा, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में हैं और इनका स्पेशलाइजेशन है फूड एंड न्यूट्रिशन में। तो डॉक्टर प्रीति बोरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और श्रोताओं से सारी जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ हम डॉक्टर बोरा आपसे भी चाहेंगे इजाजत, और साथ ही श्रोताओं आपसे भी इजाजत चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।